शरद? मुझे इसमें संदीप है, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से आता हूं, तो मैं तो इसको आर्थिक दृष्टि से देखूंगा कि इसमें बिल्कुल राजनीति है। क्योंकि जो बैलेंस शीट्स हैं स्टेट्स की, अभी हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लिया। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की एक सीमा है, मुझे लग रहा है वो सरकार चलाते हैं, उनको जानकारी होगी। आप इसको असीमित तरीके से नहीं बढ़ा सकते। जबकि आपकी जो पेंशन है ओपीएस के अंडर, वो सीएजीआर डियरनेस अलाउंस आपको इन्फ्लेशन से मैच करके लगातार उसको बढ़ाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि टैलेंट नहीं आएगा सरकार में, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में तो टैलेंट जीरो है, क्योंकि वहां तो पेंशन मिलती नहीं है। क्योंकि अगर सारा टैलेंट पेंशन देख के आता होगा तो इसका मतलब जो 98% जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो तो सब नॉन टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पेंशन देख के खाली टैलेंट में आते हैं। ये बात सच है कि सरकारी नौकरी में पेंशन एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। पर अगर आप राज्यों की बैलेंस शीट देखेंगे और आने वाले सालों में ये बढ़ता हुआ खर्च देखेंगे, आपको ये समझ आएगा कि जो नई जनरेशन सरकारी नौकरी ले रही है, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं संदीप, उनकी नौकरी और उनका भविष्य, या तो नौकरी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पुराने में से, आप सारा खर्च वहां देते जा रहे हैं, तो आपके पास तो फंड्स ही नहीं है नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए। तो कुछ नौकरियां भी कम हो जाएंगी। उसके अलावा जो उन लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस जो देश उस राज्य के आम लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो बेनिफिट, क्योंकि आप अल्टीमेटली पैसा राज्य के पास उतना ही है, आपको कोई विकास की योजना जोखनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है इसमें सरकार को एक डायलॉग करने की जरूरत है, क्योंकि ये राजनीतिक विषय बनने से कुछ जो विपक्ष की नहीं, वो सरकार की तो मंशा है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसका मतलब डाउन साइजिंग ही होता है। हालांकि 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का साथ साथ वादा भी किया जाता है। देखिए, जो जिन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है, वहां पर सरकार की जवाबदेही बनती है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है ये जो राज्यों की बैलेंस शीट है, ये जो इसकी कॉस्ट है, मुझे लगता है इस ओल्ड ये जो बैलेंस शीट की बात की जाती है, अब मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा शरद, तो फिर ये हमारे सांसद विधायक ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लेते हैं? नहीं मिलनी चाहिए। फौज को क्यों दी जा रही है? नहीं मिलनी चाहिए। आप सारे देशवासियों के लिए मेरे हिसाब से एक ही नियम होना चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि राज्य सरकार इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको स्टेट सब्जेक्ट से भी हटा के एक ही नियम पूरे एक छोटा सा इंटरवेंशन अमर कर रहे थे। अमर, आपका इंटरवेंशन प्लीज कीप इट ब्रीफ। सांसद के लिए, और मुझे लगता है कि एमएलएस के लिए भी सेपरेटली एक पेंशन स्कीम होता है। हाँ। ये ओपीएस नहीं है या एनपीएस नहीं है। वो ओपीएस से भी अच्छी है। वो 5-5, 6-6 बार के एमएलए हर बार की पेंशन ले लेते हैं। और अच्छी है। पंजाब में 5.25 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे। और घातक है। एक जनाब, मैं बोल रहा हूँ सांसद के नाते मैं बताता हूँ कि मैं दोनों, मुझे सिविल सर्वेंट के हिसाब से भी पेंशन मिलता है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सांसद को एक फिक्स्ड अमाउंट जो दिया जाता है, वो एक उनका स्कीम है जिसमें डीए कंपोनेंट नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। वो 5 साल के बाद हर साल के लिए फिर 1500 रुपया, वही है, इतना ही है। आप उसको घटाना चाहेंगे, उसको रिफॉर्म करना चाहेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं भी उसमें सहमत हूं। लेकिन उसको ठीक है, पर ये जो जगन मोहन रेड्डी ने ओपीएस और एनपीएस के बीच का फॉर्मूला, कोई बीच का फॉर्मूला भी हो सकता है कि जहां पर सुरक्षा कवच मिले, आपको कंफर्म कुछ पता लगे कि भाई मेरी इतनी सैलरी है आखिरी लाख रुपए, तो 50,000 नहीं तो मुझे 40,000 तो पक्का मिलेंगे। देखिए, बीच का रास्ता, मुझे इसमें यही एक रास्ता नजर आता है। पहली बात तो क्योंकि एक तरफ बैलेंस शीट बिगड़ती है, दूसरी तरफ वोट जाते हैं। सीधी सीधी बात करूं, बीच का रास्ता ही एक रास्ता है। परंतु इसमें परंतु बहुत जरूरी है संदीप, कि अगर आप देश की प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए, आपके लिए बात कर रहा हूं, मैं तो अपना काम करता हूं, तो मैं अपने आप को बाहर रखता हूं। अगर आपके लिए भी ऐसा ही कोई बीच का रास्ता निकल आए, हाँ। मैं इस बीच के रास्ते को आज एंडोर्स करता हूं, वो निकल आए। परंतु ये भेदभाव क्यों सरकारी नौकरों को और एक प्राइवेट नौकरी के लिए बीच में भेदभाव है, मुझे समझ में नहीं आया। इसी वजह से सरकारी नौकरी के लिए लोग सारी उम्र इंतजार करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है वो एक अलग बात है। पर यह भेदभाव मुझे लगता है नहीं होना। देश की सारी जनता एक बराबर है। वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके पास तो नौकरी नहीं है, वो बेचारा दिहाड़ी पे काम करता है। सवाल पर नहीं जाएंगे ना, अभी यहां पर राजनीतिक हित भी साधे जा रहे हैं। यह विवाद सुलझेगा या और उलझेगा 2024 तक? प्लीज 15-15 सेकंड के जवाब चाहूंगा। अनुराग ढांडा, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, ये जो अभी बात कही कि क्यों सब लोगों को नहीं मिलता है, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि सब लोगों को मिलने की दिशा में काम करें ना। आप ये आर्ग्यूमेंट देके कि सरकार की कमाई नहीं है, आप जिनको मिल रहा है उनका काटते चले जाएंगे, तो एक दिन किसी को भी नहीं मिलेगा। सबको मिलना तो छोड़ दीजिए।
और दूसरी बात 2024 तक भी, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी ये अब ओपीएस की मांग हर व्यक्ति को समझ में आ गई। सरकारी कर्मचारियों ने देख लिया इतने साल एनपीएस में रह करके, उनको ओपीएस में उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद उनके फैमिली की, उनकी लाइफ की सिक्योरिटी है। इसलिए मुझे लगता है ओपीएस अब मैंडेटरी है, मिलना चाहिए सारे सरकारी कर्मचारियों को। आलोक, मुझे लगता है कि हम पूरा दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार ओपीएस को लागू करे और 2024 में ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को अगर ये लगेगा कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से जीत सकती है, वोट में हार रही है, तो ये भी लागू करेगी, क्योंकि यू टर्न सरकार है।